बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। क्रिकेट की दुनिया में कई रिकॉर्ड्स बनते दिखाई दे रहे हैं, कोई टूटते हैं तो कोई नया बनता हुआ दिखाई देता है। शम्मी गुल के हवाले से अगर बात करें तो वाहिद वो कप्तान इंडिया के बन गए जिन्होंने एडजस्टमेंट के अंदर जो है इंग्लैंड की टीम को शिकस्त देने में कामयाब रही। एक तवील अरसा इंडिया की टीम को इंतज़ार करना पड़ा। क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर 56 साल के बाद इंडिया को फतह नसीब हुई एडवेस्टन की विकेट पर। और साथ साथ क्योंकि कई रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, और अगर थोड़े रिकॉर्ड्स की भी बात करें तो जनूबी अफ्रीका के कप्तान है जिन्हें इससे टेस्ट मैच में पहली दफ़ा क़यादत सौंपी गई थी, 367 रन की जो है कामयाब इनिंग खेलने में कामयाब हुए। आज उस पर भी हम अपने शो पे बात भी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा अलमिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी सामने आया है, जहां पर कराची की टीम को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से बाहर कर दिया गया है। क्या वजह बनी है कि किस वजह से जो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से जो है कराची की टीम को बाहर किया गया है, इस पे भी हम आज अपने शो के अंदर बात करेंगे। डोमेस्टिक सीजन का आगाज़ होने वाला है पाकिस्तान के अंदर, उस पे भी बात रहेगी। कितने वनडे मैचेज़ हैं, कितने टी20 मैचेज़ हैं, कितने 4 रोज़ा मैचेज़ हैं, कितने डिपार्टमेंट्स टूर्नामेंट होते हुए दिखाई देंगे। इस पे आज हमारी बात रहेगी शो के अंदर। और उसके साथ-साथ ख़वातीन टीम के लिए स्किल्स कैंप भी लगा दिया गया है, और उसका बाकायदा आज से आगाज़ हो गया आरिफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। और उसके अलावा सबसे बढ़कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कराची के दौरे पे आज मौजूद हैं, तो उस पे भी आज बात रहेगी। इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो पे तशरीफ रखते हैं। इकबाल साहब, आपका सबसे पहले बहुत थैंक्स। इसके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, तो वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल मेमन साहब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो इकबाल साहब, टेस्ट क्रिकेट के अंदर हम देख रहे हैं कि जब से जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जनूबी अफ्रीका ने जीती है, और ऐसा लगता है कि कामयाबी जो है उनकी कदम चूमती दिखाई दे रही है। और पहला टेस्ट मैच जिम्बाब्वे को 328 रन से शिकस्त दी, दूसरा टेस्ट मैच जारी है, और जहां कप्तान चेंज हुए और कप्तान ने यहाँ आकर जो नए कप्तान बनाए गए उन्होंने तारीखी इनिंग अब तक खेलने में कामयाब हो गए। तो क्या कहेंगे, क्योंकि क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट के अंदर कई रिकॉर्ड्स बन भी रहे हैं, और इन्हीं एक महीने के अंदर हम देख रहे हैं कई रिकॉर्ड से कप्तान अपने नाम करते जा रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये कि साउथ अफ्रीका के ऊपर जब वो फाइनल में आई थी तो बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था कि बहुत कम मैचेस खेल के वो फाइनल में आए हैं, और ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत ज़्यादा मैचेस खेल के आया है। उसके बावजूद साउथ अफ्रीका ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, और जो भी हुआ, मगर ये कि इससे अंदाज़ा होता है कि साउथ अफ्रीका भी ऑस्ट्रेलिया की तरह और इंग्लैंड की तरह या इंडिया की तरह क्वालिटी क्रिकेट पे बिलीव करता है, और उन्होंने क्वालिटी क्रिकेट खेली। और आपने देखा कि यहाँ पे तो बिल्कुल ही जिम्बाब्वे को वन साइडेड कर दिया, हालांकि जिम्बाब्वे के होम ग्राउंड पे वो खेल रहा है। और पहला मैच भी जो है 328 रन जो है बहुत बड़ा स्कोर है, और यही स्कोर जो है इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ इसी स्कोर के साथ लगभग जो है वो जीता है। तो एक क्वालिटी क्रिकेट नज़र आ रही है इन 4-5 ममालिक में, जिसमें हम न्यूजीलैंड को भी ऐड कर सकते हैं, और बाकी जो एशियन ममालिक हैं उनको काफ़ी जो है स्ट्राइव करना पड़ेगा हार्ड के जो है उस लेवल पे लेके आए अपनी क्रिकेट। हालांकि बांग्लादेश जो है वो हमारे पास कुछ ही अर्सा पहले, 6-7 महीने पहले 2 मैचेस के लिए आया था और वो हमें हरा के चला गया, तो जो हमारे लिए आई ओपनर होना चाहिए था। तो देखें, साउथ अफ्रीका तो इस वक्त उरूज पे है। एक कप्तान इंजर्ड हो जाता है, दूसरा खेलता है, वो इंजर्ड हो जाता है, तीसरा कप्तान आता है जो ऑलराउंडर है वो भी, और उसने 366 रन बनाए हैं, और शायद वो विकेटें भी ले, क्योंकि इज ए मीडियम फास्ट बॉलर। तो एक बेहतरीन टीम इनके पास जो है नमूदार हो गई है। हालांकि हम ये सोच रहे थे कि काली स्मिथ और जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनके जाने के बाद वो बैटिंग लाइन नज़र नहीं आ रही, लेकिन अब मुझे नज़र आ रहा है कि क्वालिटी क्रिकेट है। एवरीवन इज गोइंग टू चिप इन फॉर साउथ अफ्रीका, बैटिंग में और बॉलिंग में भी उनके पास एक लंबी लाइन है, और कुछ खिलाड़ी उनके इंजर्ड है, उसके बावजूद आप देखेंगे एक से एक। तो मैं समझता हूं कि हमें
जो है वो तैयारी करनी चले हमें चाहिए। तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब हम बांग्लादेश के खिलाफ टूर पर जाएंगे। इसकी तैयारियां अभी से जारी हो गई हैं, और अब क्योंकि कराची के अंदर भी कैंप लगने वाला है और इस पे पाकिस्तानी प्लेयर्स शामिल हो जाएंगे। जावेद इकबाल भट्टी, क्रिकेट पे कई रिकॉर्ड्स पे बात हो रही है। इसे एक महीने के अंदर कई रिकॉर्ड्स जो है टीमों ने अपने नाम कर लिए हैं। बिल्कुल मोइन भाई, जैसे अभी इकबाल भाई ने कहा है कि टेस्ट क्रिकेट को एक नई जो रूह फूंक दी है, ये जो फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, और उसके बाद जो भी टेस्ट मैचेस हो रहे हैं उनमें आए रोज एक नए रिकॉर्ड का इजाफा हो रहा है। जैसे आपने इंडिया का एजबेस्टन में जिक्र किया कि उन्हें 56 साल इंतज़ार करना पड़ा कि इस ग्राउंड में जो है हम कोई टेस्ट मैच जीतें, और वो एजाज़ हासिल हो गया उनके कप्तान शब्बिन गुल को। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो फाइनल साउथ अफ्रीका से हार के चली गई, उन्होंने वहां जाके वेस्ट इंडीज के लत्ते ले लिए हैं, वेस्ट इंडीज को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया है। और अभी बात और थी साउथ अफ्रीका की। देखें, साउथ अफ्रीका की क्रिकेट जिस दिन से वो फाइनल जीते हैं, उनकी क्रिकेट में सोचने समझने की सलाहियतों में और ज्यादा निखार पैदा हो गया, जिसकी ताजा तरीन मिसाल जो है अभी जो दूसरा टेस्ट जिम्बाब्वे से चल रहा है साउथ अफ्रीका का। जैसे मिल्डर उनके जो कप्तान है 367 रन पे नॉट आउट थे जब उन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर किए 626 रन पर। तो अगर वो चाहते तो अपने 400 रन भी मुकम्मल कर सकते थे, लेकिन यहां से क्रिकेट के साथ उनका लगाव और समझ बूझ देखें, उन्होंने जो है सामने अपने हरीफ बांग्लादेश को देखते हुए इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, ना कि अपने 400 की तरफ गए। और अब देख लें जो जिम्बाब्वे का हाल है, जिम्बाब्वे के 54-55 रन पे जो है 4 प्लेयर आउट हो चुके हैं। क्रिकेट में आज कोई ऐसा भी रिकॉर्ड बन सकता है कि ये फॉलो ऑन तो हो ही रहे हैं कि 2 दफा भी साउथ अफ्रीका आउट करने की सलाहियत रखता है जिम्बाब्वे को। जिस तरीके की क्रिकेट जो है जिम्बाब्वे अपने होम ग्राउंड के सामने खेल रही है, होम ग्राउंड के सामने जिम्बाब्वे अपनी कारकर्दगी दिखा रही है, लेकिन होम ग्राउंड पे उनकी कारकर्दगी ना बेहतर नजर नहीं आई। पहला टेस्ट भी 328 रन से हारे, दूसरे में कई रिकॉर्ड्स है जनूबी अफ्रीका अपने नाम करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ तो चलें जनूबी अफ्रीका से जो है और जिम्बाब्वे की टीम थोड़ा सा निचले नंबरों पर जो है फाइज है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंडिया और इंग्लैंड की टीम की, और जहां पर इंडिया ने कामयाबी हासिल की दूसरे टेस्ट मैच में और सीरीज बराबर करने में कामयाब हुए, और इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में इंडिया को शिकस्त दी। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में ऐसा लगा बिल्कुल अलग रूप में इंडियन टीम नजर आई, कप्तान अलग रूप में नजर आए, और ऐसा लगता है कि अब कप्तान जो है ना इनफरादी इनिंग ऐसी खेल रहे हैं हर जो टीमें हैं उनकी, कि वो टीम विन कर जा रही है। जिस तरह शम्मन गुल खेलते दिखाई दिए इंडिया की जानिब से, जिस तरह जनूबी अफ्रीकन कप्तान खेलते दिखाई दिए, और तो मैं समझता हूं कि इस वक्त कप्तानों का राज है। बिल्कुल मोइन भाई, आपने बिल्कुल सही तज्जिया की। देखें, शब्बन गुल ने आते ही जैसे एजबेस्टन जैसे ग्राउंड में देखें इनफरादी इनिंग्स उनकी सिर्फ अगर 2 उठा लें तो 269 और 161, 430 रन बैसियत कप्तान उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया। देखें, इनकी ये बैटिंग थी और आकाशदीप की जो बॉलिंग थी, इन दोनों की परफॉर्मेंस ने इंग्लैंड की टीम को बिल्कुल दबा दिया। उसके बाद इंग्लैंड की टीम जो है उठ नहीं सकी। देखें, शब्बन गिल चाहता तो कम टारगेट पे भी डिक्लेयर कर सकता, उन्होंने कोई भी ऐसा रास्ता इंग्लैंड के नहीं छोड़ा। जो 608 रन का टारगेट दिया उन्हें इंग्लैंड की टीम को, और 608 रन आपको पता कहां चेस होते हैं, और जब इतना बड़ा टोटल बोर्ड पे लग जाए, हालांकि बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज विकेट थी, वहां पहली इनिंग में सराज ने 5 आउट कर दिए और दूसरी इनिंग में आकाश अदीब ने जो 6 आउट कर दिए, तो इंडिया को ये चीजें फेवर में गई। और फिर इतना बड़ा जब सामने टारगेट लगा होता, देखें टारगेट जब बड़ा होता तो बड़े से बड़े बैट्समैन भी जो है उसके प्रेशर में आ जाते हैं। बेन डकेट हो गया, उनको देख लें आप, हैरी ब्रोक को देख लें, जो रूट को देख लें, या स्टो को देख लें। सिर्फ उनके जो विकेट कीपर बैट्समैन थे जिमी स्मिथ, वो ही जो है दोनों इनिंग्स में कामयाब बैटिंग करते हुए नजर आए। बकाया इंडिया ने जो है इस दफा जो है इंग्लैंड को चारों शाने चित किया। लेकिन टेस्ट मैच से कबल एक सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियो वायरल हो रही थी, और वो बुमराह के हवाले से हो रही थी कि इस टेस्ट मैच में अगर बुमराह नहीं खेलेंगे तो इंडिया का मेन रोल अदा करने वाला है बॉलिंग में, तो वो किस तरह इंडियन टीम इंग्लैंड के बैटर्स को काबू करने में कामयाब होगी। तो जिस तरह दोनों इनिंग में इंडियन बॉलर्स ने काम किया है ना, तो ये इस बात का सबूत है कि इंडियन के पास भी अच्छे बैकअप पे बॉलर तैयार हो बैठे हैं, और जिन्हें मौका मिला उसने परफॉर्म किया। क्या कहेंगे जावेद साहब इस पे मजीद?
बिल्कुल मोइन भाई, देखिए हम वही कह रहे थे, हमने यहाँ बैठ के कहा था कि अगर बुमराह नहीं खेलते तो बहुत ज्यादा एडवांटेज जो है वो इंग्लैंड को हासिल होगा। लेकिन वही आप आज उनके जो डग आउट से प्लेयर हैं जैसे आकाशदीप ने आकर जो बॉलिंग दिखाई है, उन्होंने तो दीप जला दिए, जैसे उनका नाम अच्छा है ना, चलें, ये तो इंडिया दूसरी के इनिंग में रोशन दीप कर दिया। जलाई ना, पहले इनिंग में पहले- सिराज ने दीप पहले- बुझा दी इंग्लैंड के बैटर पहली इनिंग में जो सिराज ने आउटस्टैंडिंग, आपको पता है सिराज जो है थ्रू आउट जो है बिल्कुल उनकी फॉर्म लगी हुई है, और जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड के बैट्समैन पर अपना प्रेशर डाला हुआ है और जो लाइन और लेंथ मेंटेन करके वो बॉल कर रहे हैं, इन दोनों बॉलर्स ने, देखिए बात हो रही थी कि इंडिया के बैट्समैनों को जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन हमने कहा था कि इंडिया के बॉलर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी कि आपको टेस्ट में जो है 20 विकेटें लेकर दें, और इन दोनों बॉलर्स ने जो है इंडिया को खूब कमाल की इंडिया बॉलिंग को करके खूब दी। कमाल किया। इसी पे इकबाल मेमन साहब आपकी तरफ आऊं, और जिस तरह बात हो रही है यहाँ पर तजुर्बेकार बॉलर्स की, ये वो सिराज हैं जिस पे उंगलियां उठती रही कि इन्हें वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल नहीं किया, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया इंडियन टीम में। आज देखें, उन्होंने कहीं से भी जाहिर होने नहीं दिया इस टेस्ट के अंदर कि उन्हें ड्रॉप किया गया था, तो वो अपनी परफॉर्मेंस से मायूस थे, उन्हें मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने एक दफा फिर प्रूव कर दिया। तो इतने टैलेंटेड अब बॉलर्स इंडिया के पास आ रहे हैं कि उनके बैक बड़ा अच्छा तैयार हो रहा है, और हम यही कहते थे माजी में अगर हम चले जाएं तो ये रूल पाकिस्तान के अंदर था कि पाकिस्तान में आपके पास बैकअप बड़ा अच्छा तैयार हो रहा था फास्ट बॉलिंग का। अगर इमरान, वक्कार, शोएब, शब्बीर, जाहिद, इस किस्म के बॉलर्स देखें आकिब, यानी कि बैकअप आपका अच्छा तैयार होता हुआ दिखाई दिया। शोएब अख्तर, मोहम्मद शमी, ये वो बॉलर्स थे जो मिलते आते रह रहे हैं, लेकिन अब ये गैप पाकिस्तान में खत्म हो गया। ये चीजें अब चली गई पड़ोसी मुल्क के अंदर, तो उन्हें एडवांटेज कितना हासिल हो गया अपने बैकअप से, फास्ट बॉलिंग। वो बैटर्स में तो वो माहिर थे, माजी भी उठा के देख लें तो उनके बैटर्स हमेशा रन करते आए, उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी बॉलिंग में। आज ऐसा लगता है कि बड़ी बैलेंस है, और जो वो कहते हैं ना बिग थ्री टीमें हुई बातें होती हैं, उनमें इंडिया वो वाइट टीम है जिसका अब मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा पल्ला भारी दिखाई दे सकता है, क्योंकि अब उनके पास अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हालांकि जावेद साहब ने कहा कि इसमें बॉलर्स का बड़ा कमाल है, लेकिन मैं स्टिल ठीक है, एक हमें नज़र आए आकाशदीप, लेकिन देखें स्कोर कितना था, कितना स्कोर उनको चेस करना था, ये मेक श्योर किया शुभमन विकेट बैटर्स के लिए सूदमंद बिल्कुल। उसके बावजूद देखें, और उसमें भी अगर आप दो उनके बेहतरीन खिलाड़ियों के विकेट्स देखें तो बैट को लग के फिर विकेट पे गई है, तो वो मतलब शॉट खेलते हुए गए जिसमें डकेट है और आपका हैरी ब्रोक है। लेकिन यह है कि देखें स्कोर उन्होंने इतना लगा दिया था कि बॉलर को बस सिर्फ अटैक करना था, और वो बॉल जो है उसकी लाइन एंड लेंथ जो थी वो बिल्कुल ऑन स्पॉट थी, और जहां पे वो हिट करने की कोशिश कर रहे थे कहीं ना कहीं से वो मिस आउट कर रहे थे। क्या है कि जब स्कोर आपका 345 या 400 होता है तो फिर जो है ना वो बॉलर जो है थोड़ा सा बैकफुट पे चला जाता है। लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द इंडियन बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग कराई। सिराज के दो ही डिड नॉट गेट वेरी मैनी विकेट्स, ही ओनली गॉट 1 विकेट सेकेंड इनिंग्स में, लेकिन उन्होंने प्रेशर डाले रखा एक तरफ से और दूसरी तरफ से आकाश ने, और स्पेशली जो उसने ठीक है डकेट्स जो है मारता है और वो मारने वाले स्टाइल में ही आउट हुआ, लेकिन उसने जिस स्पॉट पे उसको बॉलिंग फेंकी थी वो उसको ट्राई किए जा रहा था, छोड़ नहीं रहा था, कंसिस्टेंट था। उसकी वजह ये थी कि आपके पास स्कोर का एक अंबार डाल दिया था। शुभमन गिल के एक तो सक्सेसफुल, मुझे लगता है कि ये तो कप्तान इन वेटिंग था, इंतजार कर रहा था कि दूसरे कप्तान जाएं तो फिर मैं अपने आप को कहीं महसूस नहीं हुआ कोहली और बिल्कुल और जिस किस्म की अगर हम देखें ना तो यहाँ पर इंडिया के बैटर्स आते दिखाई दे रहे हैं। विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, अगर वो इंडियन टीम से रिटायर हो गए टेस्ट क्रिकेट के बाद, तो आप देखें शुभमन गिल ने किस तरह परफॉर्मेंस दी। कहीं से महसूस नहीं हो रहा कि इंडिया के बैटर्स के लिए कोई कमी नजर आ रही है कहीं पर। इसमें मजीद और भी बात रहेगी, और इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।
वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, और जहाँ पर कई रिकॉर्ड्स नाम हो रहे हैं, और इकबाल मेमन साहब की तरफ एक दफ़ा फिर रहा हूँ। और जिस तरह हम बात कर रहे थे इंडियन बैटर्स पे, और इस पर मैं ज़रूर और मज़ीद बात करना चाहूँगा आपसे इकबाल मेमन साहब। अगर माजी देख लें इंडिया की, कि कहीं प्रॉब्लम आज तक इंडिया को बैटिंग में नहीं आई है, हमेशा उनको प्रॉब्लम्स आती थी बॉलिंग पे। अब वो मसला भी हल होता दिखाई दे रहा है। क्या समझते हैं उन्होंने अपने ग्रास रूट लेवल पे कौन सा ऐसा काम किया जहां से अपनी कमजोरियों पर उन्होंने काबू पा लिया? देखिए, उन्होंने तकरीबन 80s के दहाने में, 80s 90s में डेनिस लिली को एक जो है ना वो कोचिंग एकेडमी दे दी थी, और उसके बाद से आपने देखा कि फास्ट बॉलर्स निकल रहे थे। हालांकि उससे पहले ज़्यादा आपके पास, उनके पास जो था, एक कपिल देव था, करसन गावरी था, फिर बीच में कुछ मीडियम पेसर्स थे जिसमें रॉजर बिनी था, मदन लाल था, बलविंदर सिंह संधू था। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि एक और निकला, वो श्रीनाथ, उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी थी। और अच्छा, जिन्होंने नाम कमाया ना उनमें श्रीनाथ, कपिल देव ऐसे नाम थे जिन्हें हाँ, दुनिया जानती थी। उसके बाद फिर आप देखें कि इस वक्त तो दुनिया में जो नंबर 1 हो सकता है वो बुमराह है, ठीक है ना। हालांकि उनके पास सिराज भी मैं कह सकता हूँ हाँ, नंबर 1 बॉलर नहीं, है। मगर देखें सिराज जो है ना 30s के एवरेज पे जाता है, वो 20s के एवरेज पे जाता है। बहुत फर्क है बुमराह और उस पे। बुमराह एक जिस मुल्क के अंदर 2 टॉप क्लास बॉलर हो, मैं इस पे बात कर रहा हूँ, उनके पास तो टॉप क्लास बॉलर है ना। आप देखें ना, आप इसी चीज को अपने मुल्क पर ले आते हैं। हाँ, आपके पास कौन से टॉप क्लास टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलर है? नहीं, आपके पास ज्यादा से ज्यादा जो है, हम सेकंड बी कैटेगरी में हम शाहिनशाह आफरीदी को लेके आ सकते हैं। मैं तो वो भी नहीं समझता। एक नहीं, मैं तो समझता हूं, लेकिन ये कि आपने एक कैटेगरी में आपके पास जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, पैट कमिंस, स्टार्क, हैजलवुड, ठीक है, मतलब कितने अरसे से खेल रहे हैं और तकरीबन सबके 200-300 विकेटें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक खेल रहे हैं। ये कंसिस्टेंसी ऑस्ट्रेलिया के पास ही है, और मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया अब इंतजार कर रहा है कि उनके पास कोई, हालांकि बुलांट को लेके आए हैं, लेकिन बुलांट की वो स्पीड नहीं है, उस कैटेगरी में नहीं आ रही। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं साउथ अफ्रीका, बॉलिंग में साउथ अफ्रीका, उसके पास जो है 2-3 नोकिया है, नकदी है, फिर आपके पास रबादा है, फिर एक बॉलर अभी इनके पास और आया है, तो उनके पास भी फास्ट बॉलर्स ठीक ठाक हैं। इंग्लैंड जो है बेचारा अभी तक बिट्स एंड पीसेस में चल रहा है। अगर वुड और जोफ्रा आर्चर हो जाते हैं तो फिर वो एक स्पीड, अब इसमें जो बॉलर्स हमने मिस किए हैं वो वुड और जोफ्रा आर्चर, भले वो विकेट ना लें, लेकिन एक टेरर जरूर वो क्रिएट करते हैं। आप क्या, और अगर वो यहाँ पर इस टेस्ट मैच में खेल रहे होते तो शायद थोड़ा सा नक्शा चेंज होता है। जावेद इकबाल भट्टी साहब, यहाँ पर इकबाल मेमन साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास शाहिनशाह आफरीदी सेकंड कैटेगरी में, जिस तरह तैयारी दीगर ममालिक कर रहे हैं, अपने फास्ट बॉलिंग स्टैंड को मजबूत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि T20 में तो हम फिर भी बहुत अच्छी टीम हमने तैयार कर दी है। वनडे में हमें अभी भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे बढ़कर जो दुनिया में जिसको पहचान है वो टेस्ट क्रिकेट, उसके लिए हमारे पास बॉलर्स नहीं है। और जो बॉलर्स हैं तो शायद हम उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उन्हें रेस्ट दे देते हैं। जिस तरह मोहम्मद अब्बास की अगर बात करें तो उन्होंने धूम मचाई पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन जब अपने मुल्क के अंदर अगर उनकी बात करें तो शायद काफ़ी अरसे के बाद फिर उन्हें मौका दिया गया, परफॉर्मेंस उसने फिर दी, फिर उसे ड्रॉप कर दिया गया। ये तसल्सल, जिस मुल्क के पास अभी आपके पास फास्ट बॉलिंग का शोबा ही मजबूत नहीं है, जो बॉलर्स टेस्ट क्रिकेट के लिए आ रहे हैं आप उन्हें भी साइड लाइन कर दे रहे हैं और निसार आप कर रहे हैं स्पिनर्स पर। बिल्कुल भाई, आपने बिल्कुल सही, बड़ा फिक्रमंदाना अंदाज में जो ना इसका तजिया किया। बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट के हवाले से हमारे पास जो है मोहम्मद अब्बास की शक्ल में एक बॉलर था, जिसे हमने काफ़ी अरसे बाद जब चांस दिया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और उसने प्रूव करके दिया है कि टेस्ट क्रिकेट में इस मयार की बॉलिंग की जाती है, और फिर वही बात हमने ड्रॉप कर दिया। और फिर एक तो होता है ना कि हमारे पास बेंच स्टैंड जो बॉलर्स की हो, वो बहुत ही क्लास के बॉलर्स आ रहे हैं। अब 2-3 अगर बॉलर्स आ रहे हैं तो उन्हें आपने चांस नहीं दिया। जैसे अभी बात हो रही थी कि शाहिनशाह अफरीदी हो गया, नसीम शाह हो गया, इन्हीं बॉलर्स पे जो है हम घूम के, वो T20 हो, वनडे हो या टेस्ट क्रिकेट हो, इन्हीं को चला रहे हैं। जैसे आप अब्बास जैसा बॉलर है, उसको आपने जो है इस्तेमाल, देखिए बात वही याद की है कि अगर हमारे पास जो टेस्ट की मुसाबकत रखते हैं जो बॉलर, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि लंबी रेस के जो प्लेयर्स हैं, उन प्लेयर्स को तो हमने बेंच स्टैंड पर भी नहीं बैठने दिया। वो तो बेचारे डोमेस्टिक खेल खेल के अपनी परफॉर्मेंस दे दे के थक गए। लेकिन बात वही है, जो 3-4 मंजूरी नजर है वही बॉलर्स ऊपर आके टेस्ट खेल रहे हैं। और जब हम टेस्ट सीरीज की तरफ जाएंगे
तो फिर हमें अंदाजा होगा कि हमारी जो टेस्ट की फास्ट बॉलिंग है वो कहाँ खड़ी है। और ना ही हमने कोशिश की है, क्योंकि अब होम सीरीज जब हम खेलते हैं हम इस तरीके की विकेट बना लेते हैं कि वहां हमें टेस्ट फास्ट बॉलर की ज्यादा जरूरत ही महसूस ना हो। हमने दोनों एंड से जो है स्पिनर्स लगा देने और स्पिन ट्रैक बना के हम मैच जो है अपने हक में करने की कोशिश कर लेते हैं, जिसमें काफी हद तक हम कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन बात वही है, जब आप बाहर सीरीज खेलने जाएंगे, आपको उन विकेट्स पे आपको एक ऐसे फर्स्ट क्लास बॉलर्स की जरूरत होगी जो लैंड और लेंथ एक्यूरेसी के साथ जो बॉलिंग कर सके। आपके जो 4-4 ओवर के बॉलर्स बन गए, 10-10 ओवर्स के बॉलर बन गए, इनसे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली जाती। तो यह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि जो टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं जो बॉलर, वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसे अब्बास नया लड़का आ रहा है, अली आ रहा है, ये 3-4 प्लेयर आ रहे हैं, आप इनको जो है इस मिशन पे लगा दें, हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे जो है टेस्ट के लिए आप फास्ट बॉलर्स तैयार करें। क्योंकि अब टेस्ट क्रिकेट की जो है बहुत ज्यादा अहमियत हो गई है और आपको पता है कि अब हर टीम की ख्वाहिश है कि हम जो है टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल खेलें। अगर इसी अंदाज से और इसी तर्ज पे हमने क्रिकेट की सोच भी बनानी है तो हमें टेस्ट क्रिकेट के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले जो बॉलर्स हैं उन्हें आगे लाना होगा। चलें वहां आगे लाना होगा। थोड़ी सी जावेद साहब वेटरन क्रिकेट खेलते हैं, वेटरन क्रिकेट पे थोड़ी सी बात कर लें क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है वेटरन क्रिकेट का और ये पाकिस्तान में होना है और जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बाकायदा तौर पर नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में मंजूरी दे दी है। इस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। एक अच्छा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि यहाँ पर वेटरन टीमें यहाँ पर पाकिस्तान आ रही हैं वर्ल्ड कप खेलने T20 और उसमें 14 ममालिक की टीमें 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक ये इवेंट कराची में मुनक्किद होगा। क्या कहेंगे, इससे कबल भी वेटरन टीम पाकिस्तान की ओवरसीज़ जो है 40 से प्लस वाले जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, इससे कबल भी पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अच्छी रही, पाकिस्तान टीम ने एक कामयाबी हासिल की, इस दफ़ा ये पाकिस्तान में मुनक्किद हो रहा है। क्या कहेंगे इस पे, इस टूर्नामेंट के हवाले से जिसमें दुनिया भर की 14 टीमें शिरकत कर रही हैं? बिल्कुल मोइन भाई, देखें आपने ये सवाल जो मैंने सवाल आपसे इसलिए किया कि आप वेटरन क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल आपने जो सवाल किया ही समझे ये मेरे घर का ही सवाल है, मैं ही खेलता हूँ। और फिर आपको पता वेटर्स के जो यहाँ के जैसे आलमगीर भाई हो गए, अयाज मुंशी, बुखारी, अमजद भाई, इन सब के साथ ही मैं होता हूँ और अभी भी वेटरन। और हमें ये एजाज हासिल है कि हम जो है 40+, 50+, इवन के 60+ की वेटरन्स के जो है हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। और अब जो है T20 वेटरन्स हो रही है और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जिस तरीके से आज मोहसिन नकवी साहब ने इसकी मंजूरी दे दी है और 14 टीमें जो पाकिस्तान आएंगी और पाकिस्तान में 40+ जो प्लेयर्स हैं आपको वो भी एक दफा दोबारा जो है ग्राउंड में जगमगाते हुए नजर आएंगे। और बहुत अरसे से इस पे काम हो रहा था, वेटरन्स एसोसिएशन जो है वो इस पे बहुत अरसे से काम कर रही थी कि अब जो है T20 फॉर्मेट 40+ का जो है वो भी होना चाहिए। और आज आपने ये खुद खुशखबरी सुना दी कि मोहसिन नकवी साहब ने जो इसकी मंजूरी दे दी है। तो सिंध वेटरन एसोसिएशन के जो है आलमगीर साहब हो गए, मुंशी साहब हो गए, अमजद फवाद इजाज साहब का बड़ा रोल है। बिल्कुल फवाद इजाज साहब का बहुत बड़ा रोल है। मुलाकात भी फवाद इजाज की जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से हुई है। बिल्कुल मोइन भाई, फवाद इजाज साहब वेटरन्स क्रिकेट के लिए हमेशा से वो तगो-दो में लगे रहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है ये वेटर्स क्रिकेट चलती रहे। अभी आप देख लें कि आप डोमेस्टिक में अगर देखते हैं तो पूरे पाकिस्तान में वेटर्स क्रिकेट हो रही होती है, 40+ होगी, 50+, 60+, ये वेटर्स क्रिकेट जारी हो सारी। और फवाद साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल है जो आज मोहसिन नकवी साहब ने जो है मंजूरी दे दी कि T20 वर्ल्ड कप वेटरन्स जो है बहुत से मंजूरी दे दी और बहुत से की चीजों के लिए कराची के लिए मना कर दिया। कायद आज़म ट्रॉफी से कराची की टीम बाहर हो गई और 8 जो बेस्ट टीम है वो शिरकत कर रही हैं, इकबाल मेमन साहब। और इसमें अब मैं समझता हूँ कि तभी से कराची की टीम हमेशा शिरकत करती रही कायद आज़म ट्रॉफी में, लेकिन इस दफ़ा वो टॉप 8 पे नहीं थी, टीम बाहर हो गई। और इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं आप, क्योंकि इससे कबल अगर हम देखें तो कराची के लिए काफ़ी आवाज़ें उठती रहीं और कुछ ऐसे इश्यूज भी बने कि जहां पर यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के वाइस टेस्ट टीम के वाइस कप्तान सऊद शकील को जो है शुरू में रिलीज नहीं किया, पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद टीम को ज्वाइन उन्होंने कराची को नहीं किया, जिसकी बिना पर कराची की टीम हारती रही और इस टूर्नामेंट से जो कायद आज़म ट्रॉफी होती
उससे बाहर हुई और फिर टॉप 8 में नहीं आई। और मैं समझता हूँ कि क्रिकेट के ऊपर होता है होम और डोमेस्टिक सीजन खेलना। तो आप समझते हैं कि यहाँ कप्तान ने या वाइस कप्तान ने खुद मना किया होगा कि मैं अभी इस डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, नुकसान कराची का हो गया? देखें, प्रोबेबल पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन देखें, मैं जब अभी जावेद साहब इंडिविजुअल खिलाड़ियों पे बात कर रहे थे और फिर हमारी टीम की बिल्डअप की बात कर रहे थे, तो एक प्रॉब्लम है जो जावेद साहब आप भी मानेंगे, शहजादा आप भी मानेंगे, कि पॉलिसी मेकर्स पाकिस्तान में हमेशा पंजाब रहा है, और जब तक पंजाब फैक्टर से हमारी जान नहीं छूटेगी, हम उस ए टाइप की टीम बनाने में कामयाब सर नहीं परफॉर्मेंस भी तो काउंट करती है और ना। दूसरी इकबाल बात मेमन यह है साहब, कि परफॉर्मेंस भी अब्बास काउंट करती है। आफरीदी अगर भी आप टॉप 10 में नहीं आते, आप टॉप 10 में नहीं आते या टॉप 8 में नहीं आते, आपको पता होता है कि आप अगर टॉप 8 में आएंगे तो आप कायदान ट्रॉफी खेलेंगे। जब आपको वो इस चीज का इल्म है, आपकी परफॉर्मेंस नाकिस रही, आप इस बेस पे बाहर हुए कि आप टॉप 8 में नहीं रहे। भाई उसमें ठीक है, कराची, लेकिन देखिए इकबाल भाई, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, पिंडी, ये टीमें भी बाहर हुई हैं। देखिए, मैं वो बात सही है आपकी, ये चीजें हो सकती है, मैं उस पर जो है ना कुछ भी नहीं कह रहा। हो सकता है उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो कि उनको निकाला गया, लेकिन क्या है कि कराची के जो है जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, चलो इकबाल साहब इस पे वापस आएंगे, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और उसके बाद जब वापस आएंगे तो इस इश्यू पे जरूर हम बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे और कायदान ट्रॉफी से कराची की टीम के बाहर होने पर, और इकबाल मेमन साहब से भी बात जारी थी इसी हवाले से। मजीद और भी बात करेंगे कराची की टीम के हवाले से, और जो टीम बाहर हुई है टॉप 8 में इस वक्त कायदान ट्रॉफी में वो नहीं है, और जिसकी बिना पर वो इस दफा कायदान ट्रॉफी खेलेगी नहीं इस कराची की टीम। लेकिन उसकी वजूहात क्या नजर आ रही है? कप्तान नहीं खेलते टेस्ट टीम के, वाइस कप्तान टेस्ट टीम के पाकिस्तान के नहीं खेलते कराची की जानिब से, और फिर वो टीम टूर्नामेंट से बाहर होती है। लेकिन इससे पीछे अगर थोड़ा सा चले जाए तो कराची के साथ जो ये इकबाल मेमन साहब बात कर रहे थे, खिलाड़ियों की जातियों का सिलसिला जारी है, लेकिन कई प्लेयर्स ऐसे हैं कि मैं समझता हूं कि आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। माजी अगर उठा के देख लें तो कराची से कई प्लेयर्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे। अगर पाकिस्तान की अब नुमाइंदगी की बात की जाए तो कराची से मेरे ख्याल में इस वक्त लास्ट जो प्लेयर्स मुंतखब हुए हैं फास्ट बॉलिंग के शोबे में वो मीर हमजा हैं। लेकिन मीर हमजा से कबल अगर आप उठा देख लें तो कहां पर आपको कराची का कोई ऐसा बॉलर नजर आ रहा है जो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हो। Exactly. बैटर्स की अगर बात करें, सऊद शकील आपके पास लास्ट कराची का एक प्लेयर आया है जो इस वक्त नुमाइंदी और पाकिस्तान वाइस कप्तान है पाकिस्तान टेस्ट टीम का। तो आपके पास तो फ्लॉ यहां पर भी नजर आ रहा है कि कराची से अच्छे प्लेयर्स नहीं आ रहे। जब अच्छे प्लेयर्स नजर नहीं आ रहे तो फिर टीम की कारकर्दगी तो ऐसी रहेगी। इसमें बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती रेगुलरली, और देखें काम किया जा सकता है, मगर ये कि पीसीबी की जो दूरबीन है वो सिर्फ पंजाब तक और केपी तक महदूद है, और बलूचिस्तान और सिंध की तरफ जो है बिल्कुल नहीं है, और मतलब जिसमें कराची भी एक मिसिंग लिंक है। आप क्या समझते हैं कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स नहीं है? अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एक फास्ट बॉलर नहीं आ रहे, नहीं देखें टेरर फास्ट बॉलर नहीं आ रहे, लेकिन नपीतुली बॉलिंग वाली जिस तरह मोहम्मद अब्बास स्टाइल के बॉलर्स जो हैं वो अब्बास कराची से ताल्लुक नहीं, मोहम्मद, मैंने कहा मोहम्मद अब्बास स्टाइल के, ठीक है। मकसद ये कि ऐसे बॉलर्स आपके पास रहे हैं। अभी आपका एक फास्ट बॉलर था जिसको आपने 38 की एज में लेके आए और फिर उसको निकाल दिया, ठीक है, मगर ये कि उसको जब आप उसके साथ भी आवाजें उठी, एग्जैक्टली, फिर आपके पास जो है शाहनवाज डहानी है, आपने उसको कितना ट्राई किया मुझे ये बता दें। अपॉर्चुनिटी इसकी जगह आपने हसन अली को कितनी दी है? करार दी जा सकती है ना। जब वो टीम के लिए सेलेक्ट होता है तो ऐसा लगता है कि शायद कुदरत उस पर मेहरबान नहीं, इंजरी का शिकार हो जाता है। सर इंजरी का शिकार होता है या नहीं होता? हमारे पास बहुत सारे ऐसे पंजाब के फास्ट बॉलर्स हैं जो इंजरी प्रोन होते हैं, उसके बावजूद जो है वो लायबिलिटी में टीमों के साथ चलते रहते हैं, और उनको जो है फिर आप अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो यही चीज अगर आप इसके साथ बैटिंग में चले, ठीक है, आपको उसकी शक्ल नहीं पसंद फवाद आलम को,
लेकिन ये कि अभी भी आपके मुंह पे तमाचा है कि एक रिकॉर्ड उसने बनाया हुआ है, कुछ ही टेस्ट मैचेस में उसने 5 सेंचुरियां बना के सर दी। अभी थोड़ी देर कबल अब एज की बात कर रहे थे, ताबिश खान 38 साल में खेल गए, तो अब तो फवाद भी जो है काफी एज अब तो हो चुका, मगर मैं ज्यादतियों की बात कर रहा हूं कि ज्यादतियां कितनी। कर लें। देखिए कराची अगर खेल रहा होता है कायद आजम ट्रॉफी, उसमें जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उसमें 35-40 साल वाला प्लेयर्स नहीं खेल रहा होता है, उसमें 20 से 25 साल वाले प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, तो वहां तो टैलेंट शो करना है ना आज। लेकिन कराची का कसूर ये है कि आज भी वो खुर्रम मंजूर को खिलाते हुए नजर आते हैं। खुर्रम मंजूर आप बता दें कहां से आप पाकिस्तान टीम के लिए सेलेक्ट होंगे? एग्जैक्टली आपकी बात सही है। वही वाली बात है कि कुछ सानों भी मरणदा शौक से, कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, तो हमारा अपना भी जो सिस्टम है वो भी कंफ्यूजिंग है, और प्लस जो है हमारे ऊपर जो वहां से हमला होता है वो भी है। तो इस वजह से हमें एक नई सोच के साथ जाना पड़ेगा, नया आगाज करना पड़ेगा, तब जाके हम इम्प्रूव करेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जब से पाकिस्तान बना है बिट्स एंड पीसेस पे ही क्रिकेट चली है। इंडिविजुअल्स ने आके आपके मैच जितवाए हैं जगह जगह। अब अगर आप पीछे चले जाएं तो फजल महमूद ओवल ग्राउंड पे, लखनऊ पे, ठीक है, वहीं से पाकिस्तान का मतलब उनको पता चला 60 से 90 तक की बात अब ना करें ना आप। हाँ। हर कोई इस पे रोना रोता रहा है, तो मैं नहीं, मगर ये कि अगेन बात करें, आप करंटली बात करें कि इंडिया की टीम देखे किस तरह संवर कर सामने आ गए। अच्छा दूसरी बात ये कि एक चीज हम तो आज सिर्फ T20 में हम कर रहे हैं कि अभी हमने बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी हासिल कर ली है, और हम जो है बांग्लादेश से हम टेस्ट मैचेस हार गए जनाब। बांग्लादेश से इतना बड़ा तमाचा है कि बांग्लादेश हमारे मुल्क में आके 2 टेस्ट मैचेस हमें हरा के चला जाता है। तो देखें हमारा सिस्टम बहुत वीक है। अच्छा मुझे तो लगता है कि सारी जंग जो है पैसे की है। जिन मुल्कों के पास पैसा है उनकी जो क्रिकेट भी है वो भी उरूज पे है, ठीक है। बाकी पाकिस्तान है, वेस्ट इंडीज है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, और जिम्बाब्वे तो बिल्कुल ही नीचे है। तो मेरा ख्याल है कि पैसे का खेल है। इस मसले पे मैं जावेद इकबाल भट्टी की तरफ आऊँ। इस मसले को देखें, कराची के साथ जाती हो रही, कराची के प्लेयर्स अच्छे नजर नहीं आ रहे, कराची के प्लेयर्स ऊपर नहीं आ रहे, कराची के प्लेयर्स मुंतखब नहीं हो रहे, और इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? इसके लिए कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन आवाज़ उठाएगी, और उसके लिए जावेद इकबाल भट्टी नदीम उमर साहब को जो है अपना रोल अदा करना पड़ेगा। आप समझते हैं कि इस वक्त नदीम उमर को बड़ा बोल्ड होकर फैसला लेना होगा कराची के प्लेयर्स के लिए? जी मोइन भाई, देखिए कराची रीजन के जो सदर है नदीम उमर साहब, और आपको ये इल्म होगा कि जब ये मीटिंग हो रही थी, जब ये फैसले किए जा रहे थे, तो वहाँ नदीम उमर साहब ने इख्तलाफी नोट लिखा था। नदीम उमर जो है इन फैसलों के खिलाफ थे। उन्होंने वहाँ जो मीटिंग चल रही थी वहाँ खुलकर इसका इजहार भी किया है। और रही बात, जैसे अभी आपने बताया कि देखिए टीमें अब 8 टीमें खेल रही हैं, जैसे अभी आपने कहा रमीज़ राजा के टाइम पे जो 6 टीमें खेल रही थी, अब 8 तो खेल रही हैं। लेकिन बात वही है, जैसे कराची है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, पिंडी है, इस दफ़ा वो कायदे आज़म ट्रॉफी में उनकी वो पोजीशन नहीं थी कि जिस पोजीशन पे वो होती वो क्वालिफाई कर जाती। अब उन्हें जो है क्वालिफाई खेलना होगा। अब वो जो क्वालिफाई राउंड खेलेंगी और फिर यहाँ तक पहुँचेंगी, तो उन्हें अभी इंतज़ार करना होगा। देखिए इसमें कुछ हमारा अपना भी कसूर है। जैसे अभी हमारी कराची की टीम है, जैसे अभी आपने बात की खुर्रम मंजूर की, सुहेल खान की, उन प्लेयर्स को, सरफराज अहमद की, अब उन प्लेयर्स को आप हर दफ़ा जो खिलाएंगे, किसी को कराची वाइड में खिला देंगे, किसी को कराची ब्लूज में खिला देंगे। 3 से 4 प्लेयर हम देखते हैं जो यंग ब्रिगेड होता है, जो यंग लड़के होते हैं, उन्हें जो है चांस दिया जाता है। जब आपने इन्हीं प्लेयर्स को चांस देना है तो वो ना वो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस जो है वो खराब होगी। देखिए कुछ लड़के निकल हैं, उमर बिन यूसुफ निकल गया। ये देखिए 3-4 लड़के, अगर ये 3-4 लड़के निकलकर सामने जरूर आए हैं, लेकिन यही ना, जब तक आप जो डग आउट में बिठा के लड़कों को रखते हैं उन्हें चांस नहीं देंगे। देखिए बात अगर हम सिर्फ थोप दे जी ये सारा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लाबी बैठी पंजाब की, ऐसा नहीं है। अब वो दिन लद गए। देखें मीडिया भी बैठा हुआ है, हर आंख से सोशल मीडिया भी बैठा हुआ है, सब देख रहे हैं। अब जो परफॉर्मेंस होती है ना इकबाल भाई, उसको कोई नहीं रोक सकता। अभी जैसे बात होती कराची की टीम में, अगर आप साउथ शकील से आपने कहा कि खेलना है कराची से, वो कह रहे जी मैंने डोमेस्टिक नहीं खेलना। शान मसूद से बात हुई तो वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे। जब आपके ये बड़े बड़े नाम जो है अपनी शान के खिलाफ समझेंगे कि नहीं जी हमने डोमेस्टिक छोटी टीमों से नहीं खेलना, तो फिर ऐसे ही रिजल्ट आएंगे, और इनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हम लीडरशिप रोल की बात करते हैं ना,
तो लीडरशिप रोल पीसीबी में हो या मुल्क का लीडरशिप रोल, उनको सबको सूबों को लेके चलना होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके इंटरनल। आपने मेक श्योर करना होता है कि जो छोटे भाई हैं उनको साथ लेके चलें, तो अभी जाके आपकी क्रिकेट जो है वो उफक पे आएगी, उस ऑप्टिमम लेवल पे आएगी जिसका आप और मैं या शहजादा या दूसरे लोग जो है सोचते हैं कि हम जो है ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करें या इंग्लैंड से करें या साउथ अफ्रीका से करें या इंडिया से करें। तो मैं आपको ये एक बात बता दूं कि ठीक है ये प्रॉब्लम्स होंगे हमारे इंटरनल, लेकिन ये जो लीडर होता है ना उसका दिल बड़ा होता है और वो मेक श्योर करता है कि भाई कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, वो आइडेंटिफाई करता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। वो भले पीसीबी के लेवल पे हो, हॉकी की फेडरेशन में हो, बॉक्सिंग की लेवल पे हो या कंट्री का लीडर हो, वो सबको लेके साथ चलता है। चलें, सबको लेके साथ चलता है। बहुत लंबे टाइम चाहिए इस इश्यूज पे बात करने के लिए, और शायद ऐसा लगता है कि टाइम की कमी है जिस पे मजीद हम बात है इस इश्यू पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रोग्राम में कोशिश करेंगे ज़रूर इस इश्यू पे बात करें। और इन्होंने हॉकी का जिक्र किया तो पाकिस्तान की टीम इस वक्त एशियन अंडर 18 टूर्नामेंट खेलने में मसरूफ़ है। 2 मैचेस में पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। पहले मैच में 8 गोल से कामयाबी हासिल की, दूसरे मैच में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने 9 गोल से कामयाबी हासिल की। तो हॉकी का म्यार कुछ बेहतर हो रहा है। अभी हमने देखा नेशनल टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान की हॉकी की टीम जो सीनियर टीम थी उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया, जूनियर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस बात की उम्मीद हम कर सकते हैं कि आने वाला वक्त हॉकी के लिए हमारे लिए मजीद बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।